नए लिखने वाले जो उर्दू में बॉम्बे में हैं, उनमें इन्होंने अपनी एक जगह बना दी है। ये बहुत बढ़िया है। और मुझे जो चीज़ उनके कहानियों में सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो एक तो ये कि इनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि इनका बयानिया भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगता है कि लफ्ज़ जमा करके और उनको एक बनाया गया, ढेर बनाया गया, वैसा नहीं। तो मुझे यकीन तो है कि ये बहुत अच्छे कहानीकार। अभी तो शुरुआत है, पहला पत्थर फेंका है आपने, इंशाल्लाह फिर देखिए क्या क्या होता है। ये कहानी मैंने यहाँ सुनाई नहीं थी आपकी महफिल में। बाकी सारी 12 कहानियाँ यहाँ, 12 में से 11 कहानियाँ यहाँ सुना चुका हूँ आपके यहाँ। तो ये कहानी रह गई। इसका उन्वान है क्या मजबूरी वही मजबूरी बता रहा इससे साबित होता है कि हमारे यहाँ 11 महफिल है। जी, उससे ज़्यादा ही हुई है। मैं सिर्फ पहले सुनता था, बाद में सुनाने लगा। अफसाने का उन्वान है मजबूरी। तमाम मोमबत्तियां जलकर खामोश हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब इस घुप अंधेरे में एक दूसरे की शक्ल पहचानने लगे, और उनकी आंखें जो जो अंधेरे की आदी होती जा रही थी, वैसे वैसे सबकी शक्लों पर नाक, कान और होठों के उभार भी दिखाई देने लगे। तौसीफ की झुंझलाहट में इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो बेचैनी से कमरे के अंदर टहलने लगता और किसी सोफे या स्टूल से टकराने पर दोबारा अपनी नशिस्त पर फैल जाता। क्या करे, काफ़ी देर सो लेने के बाद अब दोबारा सोना भी मुमकिन ना था। बशीर मियाँ के लिए उनके बेटे की हरकतें कोई नई बात नहीं थी। वो जानते थे कि तौसीफ चैन से बैठ सकेगा और ना ही सो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ रशीदा की भी हालत कुछ कम ठीक न थी। वो भी थोड़े थोड़े वक्फे से खड़ी हो जाती, लेकिन किसी शय से टकरा जाने के डर से दोबारा बैठ जाती। कभी अपने दोनों जानू सोफे पर समेट लेती, या कभी पैर लंबे कर जोर जोर से हिलाने लगती। बशीर मियाँ का 2 साला बेटा सरहान जब तक सोता रहा तब तक सुकून था, लेकिन उसके उठते ही पूरे घर में मानो कोहराम मच गया। रुबीना लाख कोशिशों के बाद भी उसको बहला नहीं पा रही थी। चीख चीख कर रोते हुए नन्हे सरहान ने सारा घर सर पर उठा लिया था। बशीर मियाँ जो अब तक सुकून से अपनी जगह बैठे थे, वो भी सरहान की चीखों से परेशान होकर कसमसाने लगे। उनके सबर का बांध भी टूटने को था। वो अंधेरे में गुस्से से रुबीना को घूरे जा रहे थे। काले गहरे अंधेरे के बीच उनकी आंखों का लाल रंग रुबीना को दिखाई दे गया। उसने बड़ी मुश्किल से सरहान को पिघले हुए चॉकलेट का पैकेट पकड़ा दिया, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता चूसने लगा। और कुछ वक्त के लिए उसकी चीखें थम तो गई, लेकिन बशीर मियाँ की लाल आंखें रुबीना से अब भी पूछ रही थी कि चॉकलेट खत्म होने के बाद क्या करो। तौसीफ और रशीदा अपने छोटे भाई के रोने से उतने ही परेशान थे जितने कि उनके वालिद, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर छोटे भाई को बहलाने या गोद में लेने की कोशिश नहीं की। बस वो भी अपने वालिद की तरह अपनी माँ की कोशिश को देखकर उड़ते रहे, और फिर सरहान के चुप होने पर पुरसुकून हो गए। लेकिन ये सुकून कुछ लम्हों से ज़्यादा का न था, और एक बार फिर दोनों पहले ही की तरह बेचैनी का मुजाहरा करने लगे। शहर में हो रही इस मूसलाधार बारिश से तो महकमा मौसमियात वाले भी तंग थे। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की बदौलत शहर का सारा निज़ाम दरम भरम हो गया था। जिस रफ्तार से पूरे शहर में पानी भरने लगा था, ऐसा लग रहा था कि अब बस हज़रत नूह की कश्ती बनाना बाकी रह गया है। बारिश ने बिजली के निज़ाम पर भी असर डाला था। पूरे शहर की बिजली पिछले 12 घंटों से ठप पड़ी। बिजली घर के बेचारे मुलाजिम भीगते भागते बिजली दोबारा मुहाल करने की अपनी सी कोशिश में लगे हुए थे। ये सूरत हाल शहर के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की भी पोल खोल रही थी। खैर, बिजली ना आना थी ना आई। ऊपर से जुल्म ये कि महकमा मौसमियात ने अब रेडियो के जरिए यह ऐलान कर दिया था कि अगले और 48 घंटों तक बारिश होने के इम्कानात हैं। सभी को अपने अपने घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। रेडियो की बैटरियां खत्म हो जाने के डर से महकमा मौसमियात का ऐलान सुनते ही बशीर मियाँ ने रेडियो बंद कर दिया। पिछले हफ्ते बशीर मियाँ के हाथ और पैर में आई चोट की वजह से वो अपनी नशिश से उठकर कुछ ले भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने तौसीफ को इशारा किया कि वो रेडियो टेबल पर रख दें, लेकिन तौसीफ अपनी बेचैनी में अब्बा का इशारा देख ना सका। बशीर मियाँ जानते थे कि तौसीफ को कोई काम बोलना ही बेकार है, इसलिए उन्होंने खामोशी से रेडियो अपने बगल में रख दिया। बिजली की कड़क अब कम हो चुकी थी, लेकिन बारिश एक बार फिर जोर पकड़ने लगी थी और रफ्ता रफ्ता पानी गिरने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। अचानक मोहल्ले की मस्जिद से कई लोगों के बेवक्त अजान देने की आवाज़ें आने लगी। रात के तकरीबन 11 बजे थे। इस वक्त अजान की आवाज़ सुनकर हर कोई हैरान था। तौसीफ के पैदाइश की रात याद है? बशीर मियाँ ने रुबीना की जानिब देखते हुए पूछा। तौसीफ कुर्सी पर बैठा बड़ी बेचैनी से अपने पैर हिलाए जा रहा था। अब्बू के मुंह से अपना नाम सुनते ही एक लम्हे के लिए उसके पैर रुक गए।
लेकिन फिर दोबारा उतनी ही तेज़ी से हिलने लगे। कैसे भूल सकते? रूबीना ने आहिस्ते से जवाब दिया। उसे डर था कि सरान दोबारा ना जाग जाए जो चॉकलेट चूसते सो गया था। क्यों अम्मी? क्या हुआ था उस रात? रशीदा ने तजुस्से से सवाल किया। उस रात भी ऐसी ही तूफानी बारिश हो रही थी। रूबीना की जगह बशीर मियाँ ने जवाब दिया। चारों तरफ पानी भरने लगा था। कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी अस्पताल के लिए। बड़ी मिन्नतों के बाद नज़ीर चाचा तैयार हुए थे अपनी टैक्सी निकालने के लिए। रास्ते पर मस्जिदों, गली मोहल्लों और सड़कों पर लोग खड़े जोर जोर से अजाने दे रहे थे। बशीर मियाँ बड़े इख्तियार से सारी तफसील बता रहे थे। अस्पताल के करीब ही नज़ीर चचा की टैक्सी भी बंद पड़ गई थी। हम बीच में ही उतरकर कमर तक पानी से भरी सड़क पर भीगते हुए चलने लगे। तुम्हारी अम्मी तो चल भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उनका हाथ खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। उफ, आज भी वो रात याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बशीर मियाँ पुरानी यादों में खो गए थे। तौसीफ भी अब्बू की बातें सुनने लगा था। बाहर का माहौल अब्बा की कहानी के माहौल से पूरा पूरा मेल खा रहा था। कहानी के बीच बीच में बिजली भी अपनी डरावनी मौसीकी दे रही थी। तौसीफ और रशीदा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीच सड़क पर खड़े अब्बू अम्मी को बड़ी मुशक्कत से पानी छीन कर अस्पताल की जानिब बढ़ते हुए देख रहे हैं। बशीर मियाँ मुतवातिर बोले जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह अल्लाह कर हम अस्पताल के गेट तक पहुंच गए, लेकिन दरवाजे पर एक भी आदमजात मौजूद न था। बड़ी मुश्किल से हम अंदर दाखिल हुए, तब एक नर्स की नज़र हम पर पड़ी। तुम्हारी अम्मी की हालत देखकर वो दौड़ी दौड़ी आई और ज़ोर ज़ोर से वार्ड बॉय को आवाज़ें देने लगी। तब जाकर हमारी जान में जान आई। फिर फिर जब तौसीफ के रोने की पहली आवाज़ कानों में गई, तब जाकर कहीं सारा डर हवा हो गया। और अल्लाह की कहानी देखो, तौसीफ के रोने की आवाज़ के साथ बारिश भी बंद हो गई। अब्बा ने मुस्कुराते हुए पहले तौसीफ की जानिब देखा, फिर रुबीना। अच्छा? रशीदा जो बड़े इश्तियाक से सही उदास सुन रही थी, बोली। तौसीफ, प्लीज़ आज भी उसी तरह रो दो तो शायद अल्लाह मियाँ को हमारी हालत पर रहम आ जाए और आज भी बारिश थम जाए। रशीदा की बात पर अम्मी और अब्बा दोनों की हंसी निकल गई, लेकिन तौसीफ जो पहले से ही मुंह फैलाए बैठा था और चिढ़ गया। कुर्सी के हत्थे पर गुस्से से उसका हाथ और सख्त हो गया। नज़ीर चाचा का क्या हुआ? तौसीफ ने उसी तरह मुंह फुलाए हुए पूछा। क्या? ओह अच्छा, नज़ीर चाचा। कुछ नहीं, वो भी थका का मैं पीछे पीछे अस्पताल में आ गए और बारिश रुकने के बाद मैकेनिक ढूंढने निकल पड़े। सच में नज़ीर चाचा की मेहरबानी थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रुबीना अब भी अपनी यादों में खोई हुई थी। बारिश रुकते ही तुम्हारे बड़े अब्बू अस्पताल पहुंचे। आते ही उन्होंने तुम्हारे कान में आज़ान दी और तौसीफ नाम था। बशीर मीना बड़े निमाग से अपनी उदास सुनाए जा रहे थे। मेरे कान में किसने आज़ान दी थी है और मेरा नाम किसने रखा था अब्बू? रशीदा ने बड़े इश्तियाक से जानना चाहा। मैंने बेटा, और किसने? बशीर मियाँ ने बताया। अच्छा, क्यों? भाई की तैयारी बड़े अब्बा ने क्यों नहीं रखा मेरा नाम? रशीदा ने शिकायतन कहा। बशीर मियाँ इस सवाल पर खामोश हो गए। अपने शौहर की खामोशी देखते हुए रुबीना ने कहा, बताइए अब, बताते क्यों नहीं? बशीर मियाँ ने दोबारा अपनी लाल आंखें रुबीना को दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो तेज नहीं था जिसे कुछ देर पहले रुबीना अंधेरे में भी देखकर सहम गई। तौसीफ जो अब तक सारी बातों को बड़ी बेदिली से सुन रहा था, वो भी इनकी जानिब मुतवज्जा हो गया था। क्या बात है अब्बू, बताइए ना, आप खामोश क्यों हो गए और अम्मी इतनी नाराज़ क्यों हो रही है? रशीदा का एहसास जारी था। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि तुम्हारे बड़े अब्बा और बड़े अम्मी तुम्हारी पैदाइश के चंद महीने पहले ही दूसरे शहर में रहने चले गए थे। वो तो मुझे अम्मी पहले ही बता चुकी है, लेकिन रशीदा की बात खत्म होने से पहले ही अब खामोश बैठा तौसीफ बीच में बोल पड़ा। इतने सालों में उन्होंने एक फ़ोन भी नहीं किया। या रशीदा की पैदाइश के वक्त वो उसे देखने भी नहीं आए थे अब्बू? तौसीफ के सवाल के साथ ही दूर कहीं एक जोरदार बिजली गिरी, जिसकी कड़कदार आवाज़ पर हर कोई एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ऐसी एक कड़कदार बिजली आज से 10 साल पहले उनके ख़ानदान पर भी गिरी थी, जब बशीर मियाँ के भाई भाभी ने ऐलान कर दिया था कि वो अलग हो रहे हैं। इस बिजली में कड़क थी न चमक, बस एक बेआवाज़ हमला था जिसका निशाना बशीर मियाँ थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बड़े भाई रफ़ीक मियाँ उनसे कभी अलग होने की बात भी करेंगे। दोनों भाई बचपन से दो दिल एक जान की तरह रहते आए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ 1.5 साल का ही फ़र्क था, इसलिए वो दोनों भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। पढ़ाई, खेलकूद, कॉलेज, यहाँ तक कि शादी भी एक ही दिन की। लेकिन अब शादी के सिर्फ 2 सालों बाद वो सोच भी नहीं सकते थे कि क्या वाकई पानी सर से इतना ऊंचा हो जाएगा कि उनका भाई उनसे अलग हो जाए। बशीर मियाँ को आज भी याद है कि जब स्कूल में एक बच्चे ने मजाक मजाक में उनके कपड़ों में पर स्याही फेंक कर उनके कपड़े खराब कर दिए थे, तो उनके भाई रफ़ीक ने बदला लेने के लिए उस बच्चे के सर पर च्युइंगम चिपका दिया था, जिसके बाद उस बच्चे को अपना सर मुंडवाना पड़ गया था। ऐसे ही एक बार जब कॉलेज में कुछ लड़कों ने किसी बात पर झगड़ा बढ़ जाने पर उनके गिरबान पर हाथ डाल दिया था, तो रफ़ीक मियाँ मने माने पर आमादा हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मामला रफा दफा किया गया था। अब्बा, आप बोलते क्यों नहीं? रशीदा ने दोबारा एहसास किया। बारिश की मूसलाधार बूंदों के बीच बशीर मियाँ ने बोलना शुरू किया। बेटा, आए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, जब तक मैं तुम्हारा नाम रख कर। सच सच क्यों नहीं बताते? आप बच्चे अब बड़े हो गए हैं बेटा, वो तुम्हें देखने के लिए नहीं बल्कि
रुबीना, बशीर मियाँ ने चीखते हुए बोला। बाहर जोरदार बिजली गिरने की आवाज़ और बशीर मियाँ की चीख एक साथ उभरी, जिससे सदान की आंख खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगा। रुबीना ने बाकी बचा चॉकलेट का पेपर रैपर दोनों दोबारा उसके मुंह में ठूस दिया। बल्कि क्या अम्मी? इस बार तौसीफ ने रशीदा से पहले सवाल कर दिया। कुछ नहीं बेटा, रुबीना ने बशीर मियाँ की तरफ तिरछी निगाह से देखते हुए बात मुकम्मल की। अभी जाने दो, तुम्हारे अब्बा नहीं बताना चाहते, इसलिए फिर कभी बताऊँ। लेकिन सयान के पैदा होने पर भी उनके घर से कोई नहीं आया था, है ना अब्बा? तौसीफ ने फिर एक चुपती हुई बात की। क्यों आते? रशीदा के वक्त आकर सारा हिसाब जो बेबाक कर चुके थे। रुबीना ने बशीर मियाँ को घूरते हुए तौसीफ को जवाब दिया। तभी जोरदार आवाज़ के साथ हवा के झोंके से खिड़की का पट खुलकर दीवार से जोर जोर से टकराने लगा। तौसीफ ने जल्दी से उठकर खिड़की का पट थाम कर उसे बंद करने की कोशिश करने लगा। पानी की बौछार से उसका पूरा चेहरा भीग गया। वो तौलिए से अपना भीगा हुआ चेहरा पोंछते हुए दोबारा अपनी नशिश पर आकर जम गया। बशीर मियाँ नजरें झुकाए बैठे रहे। इस बार रुबीना की आंखों का रंग बदलने लगा, जिसे देखने की ताकत उनमें ना। सलाम भाई, भाभी, आओ आओ बैठो। अरे रुबीना देखो, भाई भाभी आए हैं। मुझे पता था भाई, आप रशीदा को देखने ज़रूर आओ। बशीर मियाँ अपने भाई को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। कौन रशीदा? भाभी ने चौंकते हुए सवाल किया। हम तो जायदाद में अपने हिस्से की बात करने के लिए आए हैं। सुनिए जी, मुझे यहाँ से मार्केट भी जाना है। बाजी ने कहा था कि अगर आओ तो टाउन जाकर वहाँ से कॉस्मेटिक्स जरूर ले आते आना, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी सारे मामला ख़त्म कर लीजिए। भाभी ने खड़े खड़े एक ही सांस में सारा मुद्दा बयान कर दिया और बशीर मियाँ कभी भाभी का, कभी रुबीना का, तो कभी रफ़ीक मियाँ का चेहरा देखते रह गए। रुबीना अपनी गोद में 1.25 महीने की रशीदा को लिए खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रफ़ीक मियाँ को एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर बच्ची के सर पर हाथ फेरा और जेब से 100 का नोट निकालकर उसकी छोटी छोटी उंगलियों में फंसा दिया। अपनी छोटी छोटी उंगलियों को रगड़ते हुए रशीदा ने बेसब्री से पूछा, सारा हिसाब मतलब? जायदाद में हिस्सा और क्या? तौसीफ ने फौरन ही अपना ख्याल पेश कर दिया, जो तीर की तरह बशीर मियाँ के दिल पर लगा। हाँ बेटा, जायदाद में हिस्सा। उन्होंने रुबीना की जानिब घूरते हुए अपनी बात पूरी की, जो कि उनका हक था। रुबीना ने, जो अब तक पालती मारे बैठी थी, सराहन को संभालते हुए घुटना मोड़कर पहलू बदलते हुए बोली, वही हिस्सा ना जो हमें बेघर कर गया। भाई कुछ साल और गुजर जाने दो, जब तक मैं कहीं एक कमरे का मकान देख लूँ, फिर इस घर को बेच दूंगा। फिर इस घर को बेच देंगे। बशीर मियाँ ने भाई के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। क्यों? आखिर हम लोग कब तक किराए के घर बदलते रहेंगे? घर बेचो, अपना हिस्सा लो। घर बेचो और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाओ। बशीर मियाँ ने पहले भाई को फिर भाभी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी इतनी बेरहम ना बनिए। आप जानती हैं मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं आज के आज नया घर खरीद सकूँ। अगर कुछ दिनों की सुनिए जी, मेरे पास वक्त नहीं है। आप अपने भाई को समझाइए कि हम भी कोई सोने चांदी में नहीं खेल रहे हैं। आखिर हम भी कब तक किराए के घर के लिए दर दर की ठोकरें खाएं? बशीर, आखिर रफ़ीक मियाँ ने अपनी ज़बान खोली। हमें एक घर बड़े ही सस्ते दामों में मिल रहा है, लेकिन उसे खरीदने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये घर ही हमारी आखिरी उम्मीद है, वरना वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। रफ़ीक मियाँ ने जाते जाते नन्हे तौसीफ के बालों पर शफकत से हाथ फेरा और दरवाजे से निकल गया। दोनों हाथों से बालों पर पड़े पानी को पोंछते हुए तौसीफ खिड़की की जानिब बढ़ा। थोड़ी देर पहले जिस खिड़की का पट बंद कर चुका था, वो तेज़ हवा की वजह से दोबारा खुल गया था और अब हवा के थपेड़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुल बंद हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, बारिश का जोर भी टूटा था। उसने फिर से खिड़की को खींचकर पूरी ताकत से बंद किया और दोबारा अपनी नशिश पर जम गया। तो क्या इसीलिए हम किराए के घर में रहते हैं? तौसीफ ने रशीदा की तरफ देखते हुए अब्बा से सवाल किया। हाँ बेटा, तुम्हारे बड़े अब्बा को घर का हिस्सा देना ज़रूरी था, वरना आज वो जिस घर में है वो उन्हें नहीं मिल पाता। बशीर मियाँ सर झुकाए बोले जा रहे थे। हमें मजबूरी में किराए के घर में जाना पड़ा। इतनी जल्दी दूसरा घर मिलना आसान नहीं था, इसीलिए हर साल हमें घर बदलना पड़ता है। तौसीफ ने अपनी मुठ्ठियाँ बीच ली। हर साल कभी इस गली, कभी उस मोहल्ले और कभी तो शहर भी बदलना पड़ता है। पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। हमेशा नए मोहल्लों में नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। फिर नए स्कूल में बेवकूफ़ों की तरह एक कोने में बैठे रहना, इस उम्मीद के साथ कि कोई आगे बढ़े और हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए। रशीदा भी सर झुकाए हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी मजबूरियाँ गिनवाने लगी। हर बार नए स्कूल में नक चढ़ी लड़कियों के सामने डट कर खड़े रहने के लिए किसी सहारे को तलाश करना, हर नई बिल्डिंग में अपनी उम्र की एक अदद सहेली के लिए तरस जाना, मिल गई तो ठीक, वरना घर में बैठे रहना। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस यही हमारी ज़िंदगी। कहते कहते रशीदा की आवाज़ भी रुक गई। हाँ, बस यही हमारी ज़िंदगी और हमारी किस्मत में लिख दिया गया, और इन सब का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो उनका हक था। बशीर मियाँ ने बीच में ही तौसीफ को रोक दिया, जो मुझे आज नहीं तो कल देना ही था। तुम ये तो देखो कि वो भी तो हम पहले हमारी तरह ही इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे।
तो ये किसने कहा कि दूसरों को बेघर करके अपना घर बसाया जाए? रुबीना ने फिर आग में घी डाला। हर बार नए मकान को दोबारा से घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, पता है ना आपको? सुबह की लाली आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर फैल रही थी। बारिश का जोर भी थमता जा रहा था। आसमान में बादल भी छट चुके थे, लेकिन बशीर मियाँ की जिंदगी में काले बादल थे कि छटने का नाम ही नहीं लेते। रुबीना का सवाल तेज की तरह उनके दिल में पेवस्त हो गया था। पता है, कहते हुए बशीर मियाँ के दोनों कंधे झुकते चले गए। अम्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए बाबा ने कहा, हमें अब ये मोहल्ला छोड़ना होगा। यहाँ के लोगों की आए दिन की झकझक से मैं परेशान हो गया हूँ। बाबा के इस ऐलान पर दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया था कि जिस मोहल्ले में खेलते कूदते वो बड़े हुए हैं, उसे अचानक क्यों छोड़ना भी पड़ सकता है। मोहल्ला तो ठीक, लेकिन रुकैया का क्या? वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? बचपन से लेकर आज तक खाना पीना, खेलना कूदना, स्कूल जाना, हर चीज़ में रुकैया, बशीर और रफ़ीक हमेशा साथ रहे। रुकैया को छोड़ने का वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। उनका नया मकान गली के नुक्कड़ पर ही था, जिसकी बदौलत वो जब भी मौका मिलता अपने पुराने मोहल्ले में रुकैया से मिलने का मौका निकाल ही लेते। लेकिन जल्द ही अब्बा ने वो शहर ही छोड़ दिया, जिसके साथ रुकैया भी उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्हें आज भी याद है कि बचपन में जब भी वो तीनों एक साथ शादी शादी खेलते तो रुकैया हमेशा उससे उसी से पूछा करती, बिशु, क्या तुम मेरे दूल्हा बनोगे? नन्ही रुकैया के सवाल पर मासूम बशीर झट तैयार हो जाता और दोनों हाथ बढ़ाकर अपनी नन्ही दुल्हन को गले लगा लेता। जख्मी बाएं हाथ को दाएं हाथ से उठाकर उन्होंने कुर्सी के हत्थे पर एहतियात से रखा और गोया हुए, हाँ, क्यों नहीं, हमने भी अपने बचपन में कई घर बदले हैं रुबीना। हमने भी अपने मकान को घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब भी उसे छोड़कर नए घर में जाना पड़ता था तो सीने पर सांप लौट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा हमसे जुदा किया जा रहा है। लेकिन फिर जब नए शहर या नए मोहल्ले में अपने नए मकान में पहुंचते तो दोबारा उसी दिल जमी से अपनी अम्मा का हाथ बटाते उस मकान को दोबारा घर बनाने। बशीर मियाँ कुछ तौक़ुफ़ के लिए सांस लेने के लिए रुके, फिर गोया हुए, हमने हमेशा अपने बाबा और अम्मा का साथ दिया और मैं तुम लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम भी मेरा साथ दोगे। रही बात नए दोस्तों की, बशीर मियाँ ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तो बेटा हमने भी अपने बचपन में कई दोस्त थे। हमारी इकलौती दोस्त रुकैया भी उनमें से एक थी। पता नहीं वो आज कहाँ हो। कहते कहते अब बशीर मियाँ की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो अंदर अंदर ही अंदर रो रहे हो। वही रुकैया का नाम सुनते ही रुबीना के कान खड़े हो गए। रुकैया कौन? आज तक तो आपने कभी नहीं बताया कि उसके बारे में। अरे बाबा, वो बचपन की बात है। रफीक भाई और मेरी बचपन की साथी थी। हम सब साथ खेला करते थे। फिर भी आपने मुझसे छुपाया क्यों? किसने छुपाया? क्या छुपाया? आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं निकली, क्या बताता? बशीर मियाँ और रुबीना की नोकझोंक के बीच रशीदा बोल पड़ी, दरअसल अब्बा, तौसीफ को आज भी अपने सारे दोस्तों की नहीं बल्कि सिर्फ एक सहेली के छूटने का ज़्यादा अफसोस है। तौसीफ ने रशीदा को आंखों दिखाते हुए कहा, तो कौन? कोई भी तो नहीं। अब्बा फिजूल की बकवास कर रही है ये। ज़ैबा कोई सहेली वहेली तो नहीं थी मेरी, बस ऐसे ही कभी कभार सलाम दुआ हो जाती थी बस। देखा अब्बा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने ज़ैबा का नाम कब लिया? बशीर मियाँ दोनों भाई बहन के नोक झोंक देख कर मन ही मन मुस्कुराने लगे। रुबीना भी रुकैया को भूल गई। क्यों तौसीफ, ये वही ज़ैबा तो नहीं, रेशमा भाभी की बेटी? हाँ अम्मी, वही वही ज़ैबा, रशीदा ने खिखराते हुए कहा। अम्मी, ये रशीदा सिर्फ बकवास करती है। कहते हुए तौसीफ रशीदा की तरफ लपकने के लिए अपनी कुर्सी से उठने ही जा रहा था कि अचानक घर घर की आवाज़ के साथ पंखे के पंख चलने लगे और एक लम्हे के लिए ट्यूबलाइट चमचमाते हुए जल उठी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि बिजली आ गई है, लेकिन फौरन ही लाइट बंद हो गई और पंखा जो आहिस्ता आहिस्ता तेज चलने लगा था फिर धीमा होने लगा। सबके चेहरे जो अभी थोड़ी देर पहले खिल गए थे दोबारा मायूसी में डूब गए। लम्हा भर बाद ही पंखे के पंख कम होते होते दोबारा तेजी से दौड़ने लगे और एक बार फिर ट्यूबलाइट चमचमाते हुए जल उठी। तौसीफ और रशीदा ने अपनी अपनी कुर्सियों के हत्थे सख्ती से पकड़ के अपनी अपनी पोजीशन बदली। पहले एक दूसरे की जानिब फिर लाइट की जानिब कुछ सेकंड तक देखते रहे। जब दोबारा लाइट बंद नहीं हुई और यह यकीन हो गया कि अब दोबारा बिजली नहीं जाएगी तो दोनों भी अपनी अपनी कुर्सियों से उछल के एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए अंदर की जानिब भागे। दोनों अपने अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करने लगे। मोबाइल चार्ज पर लगाते ही दोनों अपने अपने मोबाइल में खो गए। वही रुबीना ने जल्दी से उठकर अपना मोबाइल भी अपने करीब ही के होल्डर में चार्ज के लिए लगाया और सरान को, जो अब जाग चुका था, मोबाइल खोलकर दे दिया। बशीर मियाँ चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे इन सब के हरकत को देख रहे थे, जो उनके लिए रोज़ का मामूल था।